नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड टीकाकरण अभियान। सबसे पहले 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को दी जाएगी वैक्सीन। एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए परामर्श जारी। और उत्तर भारत में शीतलहर जारी, अगले 4-5 दिनों में तापमान के और गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। यह बैठक 16 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के संबंध में की जा रही है। देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश भर में कोविड-19 की स्थिति तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। The vaccine research and vaccine development process has given us these 2 new vaccines in the year 2021, and now when I am talking to you, we are in the process of actually delivering vaccine, an Indian vaccine, to the people of India. प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की स्थिति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है। निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केंद्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। यह वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन 3 करोड़ स्वस्थ देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनकी संख्या तकरीबन 27 करोड़ है। प्रधानमंत्री को कोविन वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बताया गया। इस पर अभी तक 79 लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। टीकाकरण कर्मियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा चुका है। कुल 2360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी, IEC अधिकारी तथा अन्य भागीदार शामिल हैं। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधक, 2,70,000 अन्य कर्मियों को राज्य, जिला और खंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने भी 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण शुरू करने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 8 स्थानों पर टीकाकरण होगा। जिन स्थानों पर टीकाकरण किया जाना है वहां पहले से ही टीकाकरण का अभ्यास किया जा चुका है। टीकाकरण के लिए ड्राई रन करके सभी संबंधित कर्मचारियों को टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरुण गुप्ता, नगर आयुक्त के यादव और चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने सेक्टर 16 के सामान्य अस्पताल में टीकाकरण के संबंध में की गई तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने अधिकारियों को टीकाकरण टीमों, कोविड डिजिटल पोर्टल, कोल्ड चेन और टीकाकरण के लिए बनाई गई सूक्ष्म योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अधिकारियों ने कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करने के बाद प्रबंधों पर संतुष्टि व्यक्त की है। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने भी टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि राज्य में 1000 शिक्षण युक्त वैक्सीनेटर हैं और प्रत्येक पत्रक वैक्सीनेटर के साथ 4 सदस्यीय टीम कार्य करेगी। राज्य में प्रतिदिन 4 लाख टीके लगाने का प्रबंध है। सबसे पहले 1,60,000 उन कर्मियों को टीका लगेगा जो सबसे आगे रहकर काम कर रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,75,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कुल संक्रमित मामलों की तुलना में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 2.14 है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,23,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,649 नए मामले सामने आने के बाद देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,04,50,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व में
अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 201 रोगियों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,50,999 हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,43,000 से अधिक कोरोना परीक्षण किए गए। अब तक 18 करोड़ 10 लाख से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच हो चुकी है। पशुपालन डेयरी उद्योग विभाग ने एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को बीमारी का फैलावा रोकने के लिए परामर्श जारी किया है। 7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि छत्तीसगढ़ से भी पक्षियों की असामान्य मृत्यु की खबर मिली है। इसके अलावा दिल्ली में संजय झील में भी बतखों के मरने की सूचना मिली है। बयान में कहा गया है कि राज्यों के पशुपालन विभागों को स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद होना चाहिए। जलाशयों, मुर्गा मंडियों, चिड़ियाघरों, मुर्गी निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए तथा मरे हुए पक्षियों के शरीर का उचित निपटारा किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के 2 पोल्ट्री फार्मों के पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा मिलने पर उनकी 1 किलोमीटर की परिधि में संक्रमित जोन तथा 1 से 10 किलोमीटर के परिधि के क्षेत्र में सर्विलेंस जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों से ना तो कोई पक्षी और ना ही खाने का दाना व अंडा बाहर जाएगा। बीमारी को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए विशेषज्ञों की देखरेख में संक्रमित जोन के अंदर आने वाले 5 पोल्ट्री फार्मों के 1,66,000 पक्षियों को मारकर मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा भी पड़ोसी राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलाव को देखते हुए सारे राज्य को कंट्रोल्ड एरिया घोषित किया गया है। 15 जनवरी तक राज्य में पोल्ट्री और बगैर प्रोसेस वाले पोल्ट्री मीट समेत पक्षियों के आयात पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब में गैर सरकारी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास की खरीद कर रही हैं। कपास की खरीद के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी भारतीय कपास निगम 5,665 रुपये से 5,725 रुपये प्रति क्विंटल तक की दर से कपास की खरीद कर रहा है, लेकिन निजी कंपनियां 5,900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीद रही हैं। इनमें पंजाब के विभिन्न भागों के कपास कारोबारी कारखाने भी शामिल हैं। राज्य के कपास किसान अब अपनी कपास निजी कंपनियों को बेच रहे हैं। भारतीय कपास निगम के पंजाब के अधिकारियों ने बताया कि अब निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की बढ़ती मांग और ऊंची कीमत के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर कपास की खरीद कर रही हैं। भारतीय रेलवे ने 1,612 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग में से 1,280 किलोमीटर रेल मार्ग पर अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाकर नए वर्ष की शुरुआत की है। इस मार्ग में विजयवाड़ा द्वादा रेलखंड को छोड़कर समूचा स्वर्णिम चतुर्भुज दक्षिणी मध्य रेल मार्ग शामिल है। विजयवाड़ा रेलखंड पर सिग्नल प्रणाली उन्नत करने का कार्य प्रगति पर है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड पर बाधाएं दूर करके तथा सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से पटरियों को मजबूत करके गति सीमा बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सका है। इन कार्यों में भारी रेल पटरियां बिछाना, 260 किलोमीटर लंबे वेल्डिंग रे पैनल स्थापित करना और पटरियों के घुमाव में सुधार करना शामिल है। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के बीते 8 जनवरी को हुए चुनाव के परिणाम की समीक्षा के लिए तथा चुनाव के दौरान पूरे प्रकरण तथ्यों की बारीकी से जांच से संबंधित भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद ने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। गठित कमेटी महापौर के चुनाव के सभी तथ्यों का आकलन करके अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रदेश को सौंपेगी। गौरतलब है कि भाजपा के रविकांत शर्मा चंडीगढ़ के नए मेयर चुने गए हैं तथा चुनाव में 2 मतों को निरस्त किया गया क्योंकि 2 पार्षदों ने कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों यानी दोनों उम्मीदवारों को वोट दिए। मेयर रविकांत शर्मा को 17 वोट मिले थे जबकि 2 वोट चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिए थे। अरुण सूद ने कहा कि पूरी स्थिति की जांच के बाद ऐसे पार्षदों पर कार्रवाई की जाएगी तथा इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ की है।
इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना कार्य फिर से शुरू किया है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में मोची का कार्य करने वाले फूलचंद ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए सरकार का इस योजना के लिए आभार व्यक्त किया। मेरा काम पूरा खत्म हो गया था, मैं गांव चला गया, काम नहीं था और जब आया हूं तो मैं गवर्नमेंट मुझे लोन दिया है, मैं अपना काम कर रहा हूं। भारत सरकार की शुक्रिया। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम इस महीने 6 मैचों के दौरे पर चिली जाएगी। कोरोना महामारी के ब्रेक के बाद लगभग 1 साल बाद टीम की यह पहली स्पर्धा होगी। भारतीय जूनियर महिला टीम ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 देशों का टूर्नामेंट खेला था। ये टीम अब 17 और 18 जनवरी को चिली की जूनियर टीम से खेलेगी। इसके बाद 20, 21, 23 और 24 जनवरी को चिली की सीनियर टीम से मुकाबला खेलेगी। कोच ने कहा है कि अक्टूबर में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में लौटने के बाद इस टीम ने काफ़ी मेहनत की है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा के बाद समूचे उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर तेज़ हो गई है। पंजाब चंडीगढ़ में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पंजाब के हलवारा में तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान आदमपुर में 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री कम है। हरियाणा में नारनौल 3 डिग्री तापमान से सबसे ठंडा स्थान रहा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सुबह पंजाब हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर गहरा कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर धूप दोपहर के बाद दिखाई पड़ी। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। अब खबरें फटाफट। हरियाणा में शहीदों के सम्मान में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।